हूं शीतल राजपूत। बीजेपी में आडवाणी को बड़ी मुश्किल से मनाया गया था, लेकिन आडवाणी के बाद ही कई और बड़े नेताओं के बागी सुर सुनाई देने लगे हैं। उमा भारती को झांसी से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो अब झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। उमा भारती ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि उनके जिस पैर में 1996 में चोट लगी थी, उसी पैर में एक हफ्ता पहले फिर चोट लग गई है, इसलिए अपने सारे प्रोग्राम स्थगित करके नागपुर में रहना पड़ रहा है। वो झांसी जाना चाहती थी, लेकिन अब झांसी जाने का फैसला वो डॉक्टर से सलाह लेकर करेंगी। जबकि जसवंत सिंह को बाड़मेर से मौका नहीं मिला, कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया गया, तो अब जसवंत सिंह के तेवर भी कड़े हो गए हैं। हो सकता है कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ जाएं। कुल मिलाकर बीजेपी में बगावत की आवाज चौतरफा सुनाई देने लगी है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि अपनी पार्टी में उठे बवंडर को कैसे थाम पाएगी बीजेपी। 23 मार्च को बाड़मेर जाएंगे जसवंत सिंह, वहां से लड़ना चाहते थे। 24 मार्च को निर्दलीय नामांकन भरेंगे, वो लड़ना चाहते थे बाड़मेर से, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। जसवंत सिंह हो गए हैं बागी, उमा भी नाराज चल रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ गए और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी। दीपक, ओल्ड गार्ड बीजेपी का यूं जसवंत सिंह हो गए हैं बागी, उमा भी नाराज चल रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ गए और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी। दीपक, ओल्ड गार्ड बीजेपी का यूं कहें सब नाराज है, सब खफा है। जसवंत सिंह जो आखिरी कील होता है उसके तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जसवंत सिंह के साथ जो कुछ हुआ, जसवंत सिंह उससे बेहद आहत हैं और इसीलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। जहां तक जसवंत सिंह की बात है, उनको संकेत पहले दे दिए गए थे कि उनको बाड़मेर से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे और पार्टी को लगा कि अंततः इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने उनका टिकट काट दिया जसवंत सिंह का और अब वो बाड़मेर से लड़ने पर मजबूर हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है शीतल इस वक्त वो ये है कि उमा भारती ने राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। हमारे सूत्रों ने हमको कंफर्म किया है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये लिखा है कि वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। उन्होंने किसी सीट का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। जिस बीमारी का जिक्र आपने किया, उनका कहना यह है कि उन्होंने किसी सीट का इस चिट्ठी के अंदर जिक्र नहीं किया है कि मैं भोपाल से लड़ना चाहती हूँ, फलां जगह से लड़ना चाहती हूँ। लेकिन उमा भारती ने इस चिट्ठी में ये जरूर कहा है कि वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। दरअसल उमा भारती के मन में क्या है, उमा भारती को लगता है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने लिए सेफ सीट ले गए, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, और बाकी लोगों को हाशिए पर कर दिया गया। और इसीलिए उमा भारती को मध्य प्रदेश की जगह झांसी यानी उत्तर प्रदेश से टिकट दिया गया। तो इसको लेकर वो काफी आहत थी और इसी के चलते उन्होंने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन जो खबरें बाहर आई वो ये आई कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं और उसी के संबंध में उन्होंने एक डिनायल जारी किया है कि उन्होंने राजनाथ सिंह को, और डिनायल की भाषा बड़ी सटीक और सदी हुई है। इस डिनायल के अंदर कहा गया है कि मैंने राजनाथ सिंह को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी जिसमें मैंने कहा हो कि मैं भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हूं। जाहिर सी बात है, जो लब्बो-लुआब है उमा भारती की चिट्ठी का जो उन्होंने राजनाथ सिंह को लिखा है वो ये है कि वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। शायद वो किसी दूसरी सीट पर बात करें, लेकिन वो बात अभी नहीं हुई है। लेकिन उनका भी क्लेरिफिकेशन अपनी जगह सही है कि उन्होंने राजनाथ सिंह को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। इस वक्त उमा भारती नागपुर के अंदर मौजूद है और उनका कहना है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही आगे का कार्यक्रम वो तय करेंगी। शीतल, दीपक, हमने हाल में जिस तरह का कड़ा रुख देखा है पार्टी हाईकमान का, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो नरेंद्र मोदी, पूरा खेमा हो, ऐसे में लगता है कि उमा भारती की बात पर पुनर्विचार किया जाएगा, जहां से वो लड़ना चाहती हैं उन्हें वहां से लड़ने दिया जाएगा। जो हाल में हमने रवैया देखा है पार्टी आलाकमान का, उसके मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि उमा भारती को टिकट की अदला बदली करने दी जाएगी। शायद उनसे एक या दौर की बातचीत और हो, समझा जाए कि वो चाहती क्या है। लेकिन जिस तरह से आज नागपुर में है वो और संघ के तमाम नेताओं से मिल रही हैं, नितिन गडकरी के साथ ही प्रहलाद पटेल जो उनके सबसे खास लेफ्टिनेंट थे वो उनके साथ थे, और कल वो गई थी रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर नितिन गडकरी के साथ, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर,
उसमें एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और अभी भी इस वक्त वो नागपुर में मौजूद हैं। तो मान मनोबल के लिए बातचीत का एक आध दौर तो होगा। अमित शाह से उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत करी है, ऐसी जानकारी हमें मिली है, लेकिन उमा भारती फिलहाल इस पर कमेंट देने को उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जरूर होगा कि एक के बाद एक जिस तरह के झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं, चाहे वो कलराज मिश्र को मनाकर श्रावस्ती भेजने का मसला हो, लालजी टंडन के लिए अपने टिकट को सरेंडर करने का मसला हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी ने ये कहा हो कि मैंने पाप कर दिया, मैं सांसद बन गया और काशी की उनकी सीट उनसे छीन ली जाती है, नरेंद्र मोदी को दे दी जाती है। सूर्य प्रताप शाही जो कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो खुद नाराज होकर उत्तर प्रदेश में कोप भवन के अंदर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए स्थिति इन इलाकों में सहज नहीं होगी अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं। साथ ही साथ उमा भारती ने अपने क्लेरिफिकेशन में ये भी लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने एवं भाजपा की सरकार बनने में कुछ ताकतें अपने षड्यंत्रों से अड़चने पैदा करना चाहती है। मुझे लगता है कि आपका अखबार ये उस अखबार के लिए लिखा है जिसने उनकी भोपाल से लड़ने की खबर छापी थी कि मैं आपका रेखांकित करना चाहती हूं कि मैंने भोपाल का टिकट मांगने के लिए राजनाथ सिंह से कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो एक तरफ वो यहाँ पर प्रो मोदी दिखने को भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो दांव उनका चलना था, चाहे सही चला हो चाहे गलत चला हो, चाहे उन्होंने इम्पल्सिव जो उनका नेचर है उसके कारण चल दिया हो, राजनाथ सिंह को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि झांसी से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अब पार्टी या तो उनको मनाएगी या उनको कहेगी कि ठीक है आप चुनाव मत लड़िए, या आपके निर्णय पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि भोपाल उनकी सबसे फेवरेट सीट है, लेकिन जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश की राजनीति में बने हुए हैं, वैसे में शिवराज सिंह उमा भारती को एंट्री नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ी हुई है। दीप्ति, पहले भी हमने देखा है उमा भारती का जो एग्जिट हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति से, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वो वापस लौटना चाहती हैं, लेकिन लौटने नहीं दिया जाएगा। देखिए शीतल, उमा भारती ये जरूर कह रही हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहीं से कहीं तक भोपाल से टिकट मांगे जाने का जिक्र नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है कि उमा भारती ने जो चिट्ठी लिखी है वो ये लिखी है कि वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है शीतल, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो खबरें मुझे मेरे सूत्रों के हिसाब से मिल रही है, उसमें यह है कि उन्होंने आज मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात करी है। उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें यह कहा है कि वो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र तोमर और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन से चर्चा करने के बाद बताएंगे कि आखिर इसमें क्या फैसला होना है। और दूसरी बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं शीतल, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में एक मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग में अरविंद मेनन, नरेंद्र तोमर और शिवराज सिंह चौहान तीनों मौजूद हैं। और उन सबसे बड़ी बात यह है शीतल कि जिस तरह से पूरा खेल हुआ था भोपाल की सीट को लेकर, जिस तरह से हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, पहले आडवाणी ने बोला था कि मैं इस सीट पे जाऊंगा, और फिर जब अचानक आडवाणी की बात का फैसला हो चुका कि आडवाणी गांधीनगर से लड़ेंगे, उसके बाद अचानक उमा भारती की चिट्ठी ये लिखा जाना कि वो झांसी से नहीं लड़ना चाहती, तो बहुत साफ तौर पर है कि उमा भारती भोपाल आना चाहती है, उमा भारती भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती है। और जब इस तरह से सीटों के बात चल रही थी कि भोपाल से कौन होगा, उस समय भी उमा भारती का नाम सामने आ रहा था। और शीतल, अब बड़ी बात यह हो चुकी है कि भोपाल सीट को लेकर जितना हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, उसके बाद किसी छोटे कार्यकर्ता को तो ये सीट शायद अब नहीं दी जाए। शीतल, आपने बताया कि एक बैठक चल रही है इस वक्त भोपाल में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, नरेंद्र तोमर मौजूद है, तो ये केवल एक फॉर्मल एक्सरसाइज, फॉर्मेलिटी वाली एक्सरसाइज है, या वाकई इस बैठक में कुछ निर्णय निकल कर आ सकता है? देखिए शीतल, सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश की अभी 4 सीटें हैं जिन पर फैसला होना बाकी है कि किसे टिकट दिया जाए, लेकिन भोपाल सीट पर फैसला करना इस वक्त बहुत कठिन है बीजेपी के लिए, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए किसी तरह का पैनल बनाना भी कठिन है। क्योंकि मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है कि ये बताई कि चूंकि हाई वोल्टेज ड्रामा के चलते सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो चुकी है। दूसरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसे यहाँ से टिकट दिलाना चाह रहे थे, कैलाश जोशी नहीं चाहते कि उन्हें टिकट दिया जाए। तो अब जिस तरह के सिचुएशन बन चुके हैं, किसी बहुत छोटे नाम को यहाँ से नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि इस सीट पे जो है एक बार उमा भारती का नाम आ चुका है, कैलाश जोशी का आ चुका है, लालकृष्ण आडवाणी भी इच्छा जता चुके हैं। लेकिन जहां तक आप जो बोल रही है बैठक, तो निश्चित ही बैठक में इस बात पे विचार जरूर होगा, लेकिन बहुत सीधी सी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश बीजेपी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमा भारती को इतनी आसानी से मध्य प्रदेश में फिर से एंट्री देंगे। बल्कि दीपक, उमा भारती की एक मास बेस है मध्य प्रदेश में, उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, तो ऐसे में अगर भोपाल से वो लड़ना चाहती है तो क्यों पार्टी आलाकमान को उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो सकती है?
देखिए, पार्टी आलाकमान को इसमें बहुत दिक्कतें हैं। ये देखना होगा कि 5.5 साल उमा भारती जब पार्टी से बाहर रहीं, तब उन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में से पैरेलल अपनी एक अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। साथ ही साथ जो बयानों के तीर भी चलते थे दोनों की तरफ से, वो बेहद तल्ख होते थे। तो उमा भारती पार्टी में 5.5 साल बाद वापस तो आ गई, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाई जिस जगह के लिए उमा भारती जानी जाती थी। और यही कारण है कि जब उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी में वापस लाना था, तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के अंदर एक समझौता हुआ, और वो समझौता ये था कि उमा भारती अब मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं करेंगी। उमा भारती का मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल नहीं होगा। इसीलिए उन्हें टिकट दिया गया था विधायक का, इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए उनको एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उतारा गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां पर वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाई थी, अपनी सीट भले से वो जीत गई, लेकिन वहां पर भी वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाई थी। चमत्कार बीजेपी नहीं कर पाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी। तो यही पैक्ट जो है, जो नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और संघ के बीच हुआ है, और वो पैक्ट ये कहता है कि उमा भारती को मध्य प्रदेश की राजनीति न करने दिया जाए। यही उमा भारती को भोपाल में चुनाव लड़ने से रोकता है, और शायद इसी पैक्ट को तोड़ने की कोशिश उमा भारती अगर भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, हम राजीव के पास भी आएंगे, हमारे संवाददाता श्रीपाल जयपुर में, उनके पास भी आएंगे जसवंत सिंह को लेकर जो सब चल रहा है। लेकिन पहले अब मैं चलूंगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास, अध्यक्ष यूपी बीजेपी के। लक्ष्मीकांत जी, ये कहा जा रहा है कि उमा भारती झांसी से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल से लड़े। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो आपके द्वारा दी गई है, उसमें मैं 2 शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा। मीडिया के पास एक शब्द है सूत्र, जिसका हवाला लेकर वो तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनाने में बना सकता है। ऐसे ही सूत न कपास कोरिम लट्ठम लट्ठा एक कहावत है। मैं समझता हूं कि इस प्रकरण पर सारी बातें वही हैं। उमा जी अगर अवंतीबाई लोधी के कार्यक्रम में नागपुर गईं, तो स्वाभाविक है कि अगर नागपुर कोई भाजपा का कार्यकर्ता या नेतृत्व का व्यक्ति जाएगा, तो संघ कार्यालय पर जाकर वहां पर उपस्थित वरिष्ठ प्रचारक से मिलकर एक शिष्टाचार भेंट जरूर करेगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई अर्थ अभी इस स्टेज पर इस सबका नहीं है। आप इससे इनका जी दीपक। वाजपेयी जी, आपने कहा कि पत्रकारों के पास एक वक्त चीज होती है सूत्र। आपकी पार्टी में भी बहुत पत्रकार रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी पत्रकार रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार रहे हैं, ऐसे कई सारे नाम मैं जोड़ा सकता हूं जो पत्रकार रहे हैं और जिन्होंने पत्रकारिता की है, और इन सूत्रों का इस्तेमाल उन्होंने भी किया है। जो चिट्ठी में आपको दिखा रहा हूं, उमा भारती का खंडन थोड़ी कर सूत्र का इस्तेमाल करने का अधिकार मीडिया का है, मैं उसको थोड़ी चुनौती दे रहा हूं। नहीं, आप खबर को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि एक चिट्ठी उमा भारती की हमारे हाथ में है जो उन्होंने मीडिया को लिखी है, और एक चिट्ठी राजनाथ सिंह वाली भी हमारे हाथ में है जो उन्होंने राजनाथ सिंह को लिखी है। ये साबित करता है कि दोनों चिट्ठियों के अंदर विरोधाभास है। एक चिट्ठी कहती है कि मैं झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं, और जो खंडन कहता है, खंडन कतई ये नहीं कहता कि मैंने झांसी से चुनाव लड़ने या न लड़ने की इच्छा जताई है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भोपाल से चुनाव लड़ूंगी। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जो हैं वो साफ साबित करती हैं कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दीपक जी, सामान्यतः मैं ये मानता हूं कि उमा जी जैसे वरिष्ठ नेता क्या कोई 2 प्रकार के पत्र लिखेंगे क्या? और मैं जहां तक व्यक्तिगत सवाल है, मेरी जानकारी में ये प्रकरण आपके कैमरे के सामने बैठने के बाद आया है, इसलिए मैं तो अपनी जानकारी के मुताबिक ही आपको बता रहा हूं कि उमा जी झांसी से लड़ेंगी। उनसे वार्ता करने के बाद, उनकी हां प्राप्त करने के बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया था, और उसके बाद यदि कोई परिवर्तन है तो उसकी जानकारी मुझे पहले फर्स्ट हैंड आपके कैमरे के सामने बैठने पर मिल रही है। कैमरे से उठकर मैं इसका सत्य जानने का प्रयास अपने स्रोतों से करूंगा। चलिए, राजीव त्यागी स्टूडियो में कुछ कहना चाह रहे हैं, ये सब जो हमारी अभी बहस चल रही है इस पर। राजीव, देखिए शीतल जी, जो बात अभी दीपक जी ने कही थी वो बहुत बढ़िया बात थी। निश्चित रूप से जो उनका अध्ययन है बिल्कुल ठीक है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि जब
मीडिया उनके साथ खड़ा होता है तो वो लीला लगती है उनको, और जब मीडिया उनको क्रिटिसाइज करता है तो वो पाप लगने लगता है। मीडिया का काम प्रजातंत्र में निश्चित रूप से वो चौथा स्तंभ पर, मीडिया का काम राजनीतिक दलों को सही दिशा देने का कार्य है मीडिया का। जो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने एग्जिस्टेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी में कहना पड़ा था, ना मैं टायर हूं ना रिटायर हूं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान मिलने का कार्य हुआ। आज दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया, 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट आई थी पूरे देश में, और उसके बाद संघर्ष करके अडवाणी जी से लेकर के, उमा भारती जी से लेकर, कल्याण सिंह जी से लेकर के, गोविंदाचार्य जी से लेकर के, मदन लाल खुराना जी से लेकर के, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में बड़े नाम थे, आज वो कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। अडवाणी जी उसमें शामिल है, जो आज पॉलिसी मेकिंग में अडवाणी जी भी नहीं है। और ठीक वो स्थिति मोदी जी की 2014 की जब रिजल्ट आएंगे 16 मई को, वो होने वाली है, मोदी जी की वो स्थिति होने वाली है। एक कहावत अंग्रेजी में, डेड मैन डोंट बाइट, मरे हुए लोग बाग काटते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इन सबको मरा हुआ लोग आदमी मानती है। वो जानती है कि अभी हमारे वोट के लायक नहीं रह गए हैं, ये हमें वोट दिला करके सत्ता के सिंहासन पे नहीं बैठा सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने पुराने लीडर का, पुरोधा लीडर्स का अपमान करने का कार्य करती है। पुरोधा लीडर्स का अपमान, इसी पॉइंट पर मैं जसवंत सिंह की बात करूंगी। दीपक, जसवंत सिंह भी बागी हो गए, पुराने भाजपाई, इतने पुराने नेता बाड़मेर से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, 10वीं बार संसद पहुंचते, और जब 10वीं बार संसद पहुंचते जसवंत सिंह तो अपनी तरह से एक रिकॉर्ड बनाते अपने लिए। वो यही चाहते थे, वो बार बार कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मेरा आखिरी चुनाव। जी हाँ, 10वीं बार संसद पहुंचते, और जब 10वीं बार संसद पहुंचते जसवंत सिंह तो अपनी तरह से एक रिकॉर्ड बनाते अपने लिए। वो यही चाहते थे, वो बार बार कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मेरा आखिरी चुनाव, मुझे मेरी कर्म भूमि से लड़ने दिया जाए। लेकिन जिस तरह के विवाद वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के परिवार के बीच है, उन दोनों के बीच व्यक्तिगत है, इसीलिए वसुंधरा अड़ गई और कर्नल सोनाराम को टिकट देना पड़ा वहां से। ये एक बहुत बड़ा झटका था जसवंत सिंह के लिए। और वाजपेयी जी की पूरी टीम, अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी की जो ए टीम थी, प्रमोद महाजन तो रहे नहीं, लालजी टंडन जो उनके चुनाव का संचालन करते थे, जसवंत सिंह जो उनके विदेश मंत्री थे, उनके ट्रबल शूटर थे, यशवंत सिन्हा जो उनके वित्त मंत्री थे, ये तमाम लोग अब चुनावी मैदान में नहीं हैं। इसका मतलब एक नए युग का शुरुआत बीजेपी में हो रहा है, ये लोगों को समझना होगा। लेकिन इसकी शुरुआत इस दर्दनाक तरीके से होगी, शायद शीतल, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और बिल्कुल कट थ्रोट तरीके से हुई है। कट थ्रोट एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, गला काट हिंदी में इसे कहा जाता है। बिल्कुल गला काट तरीके से ये हुई है, बिना परवाह किए, बिना कोई रोए अलापे, कोप भवन में जाए, एकदम गला काट तरीके से हुई है। श्रीपाल हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हैं, इस पर और हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से जसवंत सिंह ने बाड़मेर के लिए अपनी दावेदारी की थी। नहीं, ये आपका भ्रम है। मैं अपने आप को साइडलाइन नहीं समझता। जो मेरी आवश्यकता है उस अनुसार पार्टी उपयोग करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी हाँ, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। मैं 9 टर्म से पहले एमपी रह चुका हूँ। आखिरी चुनाव मैं घर से ही लड़ना चाहूंगा। आखिरी चुनाव होगा और मैं आखिरी चुनाव, काफी ये शब्द बहुत दर्दनाक से प्रतीत हो रहे हैं दीपक। जी हाँ, ये भावनात्मक भी हैं क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए तो जसवंत सिंह एक बेहद भावुक व्यक्ति हैं। जसवंत सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को निखारा था, संवारा था। कई ऐसे काम किए थे जो माइलस्टोन साबित हुए थे। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगा कि कंधार वो आतंकवादियों को लेके गए, वो भी एक किस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन निसंदेह इनके लिए, जसवंत सिंह के लिए ये बेहद भावुक क्षण होगा। लेकिन जसवंत सिंह ही नहीं, पार्टी में ऐसे कई पुराने नेता हैं, जैसे रामविलास वेदांती, जैसे स्वामी चिन्मयानंद, जैसे सूर्य प्रताप शाही जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के पुराने अध्यक्ष हैं। ये सब कोप भवन में बैठे हुए हैं। पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से टिकट के बंटवारे किए हैं उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से यहाँ ये जानना चाहूंगा कि चलिए उमा भारती को, कंट्रोवर्सी को साइड में रख दिया जाए, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता कोप भवन में क्यों बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? मैंने 3 नाम गिनाए आपको।
पार्टी के एक दो नेताओं को यदि आप छोड़ दीजिए जिनमें कष्ट की प्रतिशत अधिक है, शेष सब धीरे धीरे मानने की प्रक्रिया में है। और पार्टी क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से सींची है तो उसके विरोध में काम करने की नहीं सोच सकते। और जिनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं, मैंने उनके साथ उनके नीचे काम किया है, शाही जी के नीचे। मुझे 1% भी संदेह नहीं है कि शाही जी पार्टी के चुनाव अभियान में पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे। कठिनाई और कष्ट स्वाभाविक है टिकट वितरण के बाद, लेकिन इस परिवार रूपी पार्टी में उनका निवारण भी उतना ही स्वाभाविक है जितना आवश्यक है। मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, सूर्य प्रताप शाही जी समाजवादी पार्टी के लगातार संपर्क में है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। कम से कम मेरा मन इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं है। चलिए इस पर बुक्कल नवाब साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। बुक्कल नवाब साहब, सूर्य प्रताप शाही आपके पार्टी के संपर्क में है? देखिए, ऐसा हैगा कि हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, वो किसी बात पे भी आपके जो है यस कहने वाले नहीं है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि वहां के ऊपर भोपाल की जो मुख्यमंत्री रही हुई है उमा भारती, आज जो है वो भोपाल से भाग रही है, आज मध्य प्रदेश से भाग रही है, आज जो है वो झांसी से टिकट मांग रही है। ये बताइए, सूर्य प्रताप शाही आपके पास आ रहे हैं कि नहीं भागकर? ये बताइए, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सूर्य प्रताप शाही आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, संपर्क में है आपके? आप पूछिए। सूर्य प्रताप शाही आपके संपर्क में है ना? अब देखिए, संपर्क में है या नहीं है, ये तो ये नहीं है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये सब जो है उथल पुथल ये मची रहती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि आदमी उस जगह ना जाना चाहे जहां पे मुख्यमंत्री रहा हो, जहां के ऊपर उसने राज किया हो, और वो वहां ना जाके वो कह रहा है झांसी से हमको टिकट चाहिए है। इसके बदला उसको उनको डर सता रहा है कि हमको मध्य प्रदेश के अंदर हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता वही हमको हरा देंगे, मतलब यहाँ पे जो है हमको हमारी जमीन खत्म कर देंगे, इसलिए वो झांसी से टिकट मांग रही है। इनकी जो कला है ये बहुत खुल के सामने आ गई है। जसवंत सिंह जी जैसे हैं, वो भी वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत साफगोई से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हमेशा कहते हैं पिछले 6 महीने से कि हमारी लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, और इवन सुनामी की बात भी की। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं, सुनामी जब आती है तो विनाश लाती है, और वो विनाश का जो डायरेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रोज अपनी सीट, जिस सीट से वो एमपी रहे हैं पिछले 5 साल, वो बदलने का कार्य कर रहे हैं लोग बाग, और बार बार ये कहते हैं कि मैं यहां से नहीं दूसरी जगह से लड़ना चाहूंगा, और सेफ सीट ढूंढने की कार्य कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो पीछे कहते आ रही है कि लहर चल रही है, तो लहर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, प्रजातंत्र में 5 साल कार्य करने के बाद आपको निश्चित रूप से जनता जो है आपके रिजल्ट कार्ड में, रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने का काम करती है। और वो नंबरों के हिसाब से जब आप नंबरों से बचने लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने क्षेत्र में कार्य नहीं किया, और आप सेफ सीट्स जब तलाशते हैं जब आप सोचते हैं कि आप वहां से हार जाएंगे। तो दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है भारतीय जनता पार्टी की। ना तो कोई लहर है ना कोई आंधी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर लहर होती तो इनका शीर्ष नेतृत्व वहीं से चुनाव लड़ता जहां से पिछली बार वो एमपी थे। बिल्कुल। यतेंद्र हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं सभी, और जिस तरह से जो आला नेता, पुराने दिग्गज नेता, उनको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है एकदम रूथलेस तरीके से, तो बाहर तो यकीनन बाहरी बाकी दल और बाकी लोग तो उंगली उठाएंगे। पंडित मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ, पंडित अपने कलराज मिश्रा जी के साथ, इन 3 लोगों के साथ विशेष रूप से जातियां क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बारे में पूछ लीजिए। यतेंद्र, पार्टी के अंदर इसको लेकर क्या चर्चा है? बीजेपी की देखिए, जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के नेता खुले तौर पर कहते हैं कि मोदी की लहर चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने लिए सेफ सीट की भी तलाश कर रहे हैं। और वो सेफ सीट का जो तलाश करने का काम है, उसके कारण ही बगावत साफ तौर पर बीजेपी में दिखाई दे रही है। एक एक करके जितने भी दिग्गज नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को आज इस स्थान पर लाए, इस मुकाम तक लाए, उनको एक एक करके उनका पत्ता साफ किया जा रहा है। हालांकि आडवाणी कल जरूर बच गए नहीं, कोशिश यही थी, एक प्लान बीजेपी का यही था कि किसी भी तरह से बुजुर्ग नेता को नाराज किया जाए, वो खुद इस्तीफा दें। और अब
अब इस कड़ी में जसवंत सिंह का नाम भी जुड़ गया। कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया। जी। कर्नल सोनाराम जो 2004 में जसवंत सिंह के बेटे थे मानवेंद्र सिंह, उनसे चुनाव हारे थे। अभी जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी के युवा प्रत्याशी है चौधरी बाईटू विधानसभा से, वहां से भी कर्नल सोनाराम हारे, लेकिन इसके बावजूद भी जसवंत सिंह को नजरअंदाज करके जो श्रीपाल एक हारे हुए उम्मीदवार पर इतना दांव क्यों लगाया, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को छोड़कर? शीतल, इसको दूसरे रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जसवंत सिंह और वसुंधरा राजे के बीच के जो रिश्ते हैं वो किसी जमाने में 36 के होते थे, 36 के हो गए, 63 के होते थे। अब जसवंत सिंह को पूरी तरह से दरकिनार करने के लिहाज से ही कर्नल सोनाराम को लिया गया और दांव ये खेला गया कि वहां की जाट राजनीति के लिहाज से, बीजेपी को मजबूत करने के लिहाज से कर्नल सोनाराम मजबूत उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरह से विधायकों ने वहां पर विरोध किया है जसवंत सिंह के लिए, जिस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरह से गतिविधियां वहां पर तेज हो गई है, 23 तारीख की सूचना अभी तक आ रही है शीतल, जब जसवंत सिंह वहां पर आएंगे, ऐलान करेंगे और 24 तारीख को नामांकन करने के साथ ही वो बिगुल बजा देंगे बीजेपी से बगावत का, बीजेपी के खिलाफ युद्ध लड़ने का। दीपक, क्लोजिंग कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये पार्टी जो फूल प्रूफ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही है कि हम इस तरह से उम्मीदवार खड़े करें कि जीत हमारी निश्चित हो, ये पार्टी के पक्ष में जाएगी, या जिस तरह से बातें उठ रही हैं कि अपने दिग्गजों को दरकिनार कर रहे हैं, जो लोग जीत सकते हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? जी, छवि में तो नुकसान पहुंचता है। और आपने कहा कि क्लोजिंग कमेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे एक एसएमएस करके एक 2 लाइनें भेजी हैं, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि पालकी ढोने को कार्यकर्ता है लाचार, यानी बीजेपी की पालकी को उठाने को उनके कार्यकर्ता है लाचार। दूल्हा हो घर का, बाहरी हो या उधार, दूल्हा कहीं से भी ले आए, चाहे वो घर का हो, बाहरी हो या उधार हो। उधार का मतलब जगदम्बिका पाल जैसे लोग जो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी में आते हैं और टिकट भी पा लेते हैं। तो ये 2 लाइनें बड़े अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता के मर्म को समझाती हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के अंदर लगा दी है, लेकिन दिल्ली की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का वो जब शिकार बनता है, उसके बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, करने के लिए कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि कई बार हारी हुई सीटें भी बीजेपी अति आत्मविश्वास या गलत टिकटों के वितरण के कारण हार जाती है। इस बात का भी ख्याल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को रखना चाहिए कि अति आत्मविश्वास ही उनको 2004 के अंदर ले डूबा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह भी चुके हैं इस बात। अति आत्मविश्वास एक बार पहले ले डूबा है और आगे भी कहीं ऐसा ना हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दीपक, आपका धन्यवाद और तमाम मेहमानों का। फिलहाल इतना ही इस बहस में, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए।